इनोवेशन इज द की फॉर सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिसने बड़े सुनहरे ढंग से इनोवेटिव आइडिया का यूज करके, गवर्नमेंट पॉलिसीज का यूज करके अपने बिजनेस के पहले ही साल में करोड़ों रुपए अर्न करे और जो एग्जिस्टिंग उसका कॉम्पिटिटर था उसी बिजनेस सेगमेंट में उसको मार्केट से वाइप आउट कर दिया। ये बात है 1999 की। उस टाइम एक मुंबई मैन्युफैक्चर हुआ करता था जो कि फ्राई पैन मैन्युफैक्चर करके सेल करता था। उसका जो टर्नओवर था 290 करोड़ का ईयरली टर्नओवर था और उसमें उसका एक मेजर कस्टमर था जो कि अराउंड 20% उसका रेवेन्यू कवर करता था। ये दुबई का कस्टमर था जो 55 करोड़ की परचेस करता था इस मुंबई मैन्युफैक्चर से ईयरली बेसिस पर, और ये अराउंड 15-20 सालों से इसके साथ बिजनेस कर रहा था। अब ये जो मुंबई का मैन्युफैक्चर है वो 195 रुपए का एक फ्राई पैन इसको मैन्युफैक्चर करके सेल करता था दुबई कस्टमर को। इसको बनाने के लिए उसको कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ती थी। मेजर रॉ मटेरियल वहां पर जो लगता था एल्यूमिनियम लगता था जो कि अराउंड 80% कॉस्ट कवर करता था उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की। अब वो 120 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से एल्यूमिनियम परचेज करता था हिंडाल्को से मुंबई मैन्युफैक्चर, और एक फ्राई पैन में उसको अराउंड 900 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम लग जाता था। इसका मतलब एल्यूमिनियम की जो कॉस्ट आती थी पर फ्राई पैन 108 रुपए की आती थी। साथ ही साथ उसको कुछ एनोडाइज कोटिंग करनी पड़ती थी। कोटिंग बेसिकली एल्यूमिनियम की थिकनेस को बढ़ाने को बोलते हैं, क्योंकि कोटिंग करने से बेनिफिट क्या होता है, जब कंज्यूमर फ्राई पैन को यूज करेंगे तो वो मेल्ट नहीं होगा और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है कोटिंग करने से। तो साथ ही साथ और भी उसको कुछ हैंडल्स भी लगाने पड़ते थे फ्राई पैन के लिए, और कुछ नट एंड बोल्ट्स भी लगाने पड़ते थे हैंडल को फिक्स करने के लिए फ्राई पैन पे। तो काफी सारी उसको कॉस्ट इनकर करनी पड़ती थी और कुछ प्रोसेसिंग कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ती थी। तो सारी कॉस्ट मिलजुल कर 137 रुपीज की उसकी बन जाती थी पर फ्राई पैन, और 195 रुपए में वो सेल करता था। तो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहा था वो सालों से। अब इस पर्टिकुलर ईयर में 1999 में क्या हुआ, उस दुबई कस्टमर ने उसके साथ बिजनेस करने से मना कर दिया। उसने बोला कि मुझे ऑलरेडी एक दिल्ली मैन्युफैक्चर है जो कि 128 रुपए में सेल कर रहा है जो मटेरियल आप सेल कर रहे हो। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि वो 128 रुपए में क्यों सेल कर रहा है जबकि मुंबई मैन्युफैक्चर की कॉस्ट 137 रुपए आ रही है। तो मुंबई वाले ने काफी सारी रिसर्च करी, स्टडी करी उस दिल्ली वाले मैन्युफैक्चर की, और पाया कि जो दिल्ली का मैन्युफैक्चर है जो सेल कर रहा है वो सेम क्वालिटी ऑफ मटेरियल सोल्ड कर रहा है दुबई कस्टमर को। मुंबई वाले ने काफी सारे मॉडल्स परचेज कर उसके फ्राई पैन के रिटेल आउटलेट से, और उसको अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में उन्होंने रिसर्च कराई और पाया कि उसकी जो क्वालिटी है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो मुंबई वाला सेल कर रहा है दुबई वाले को। अब सवाल ये उठता है कि 128 रुपए में वो क्यों सेल कर रहा है, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल इतनी ज्यादा 128 रुपए बनती नहीं। मुंबई वाले ने पता लगाया कि जो एल्यूमिनियम परचेज कर रहा है दिल्ली वाला मैन्युफैक्चर वो उसको 123 रुपए में पड़ रहा है, जबकि मुंबई वाला 120 रुपए में परचेज कर रहा था हिंडाल्को से ही, और हिंडाल्को वाला ही उसको सेल कर रहा है दिल्ली वाले को 123 रुपए में। क्योंकि मुंबई वाला तो काफी सालों से उसके साथ परचेज कर रहा है, एल्यूमिनियम बल्क में परचेज करता है, जबकि दिल्ली वाला एक छोटे लेवल पर परचेज करता है, इसलिए उसको 123 रुपए में वो सेल कर रहा था हिंडाल्को वाला एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम की कॉस्ट बढ़ने से उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ गई। साथ ही साथ क्योंकि वो नया मैन्युफैक्चर इस इंडस्ट्री में, और कुछ और प्रोसेसिंग कॉस्ट भी उसको इनकर करनी पड़ रही थी, तो मिला जुला के 145 रुपए की कॉस्ट पड़ रही थी दिल्ली वाले को, और जबकि वो सेल कर रहा है 128 रुपए में। ये कैसे है? वो तो लॉस में सेल कर रहा है। इसका मतलब मुंबई वाला अगर 55 करोड़ का मटेरियल सोल्ड करता है दुबई वाले कस्टमर को ईयरली, तो वो 55 करोड़ का मटेरियल वो दिल्ली वाला मैन्युफैक्चर उसको 36 करोड़ में सेल कर रहा है। 19 करोड़ का फायदा हो रहा है दुबई वाले को। अब उन्होंने पता लगाया मुंबई वाले ने कि ये लॉस में क्यों सेल कर रहा है और फिर भी क्यों सस्टेन कर पा रहा है, क्योंकि इसके पास ना तो कैश रिजर्व्स हैं पहले साल में कि ये मार्केट को कैप्चर कर ले। माइंडसेट होता है कि पहले साल में जो स्टार्टअप है वो लॉस में बिजनेस करता है और बाद में वो अपने प्राइसेस बढ़ा देता है जिससे वो लॉस को कवर कर पाए। पर उसके पास ना तो कोई कैश रिजर्व है ना कोई उसका बैकअप है, तो वो लॉस में बिजनेस क्यों कर रहा है। उन्होंने पता लगाया कि उस टाइम एक गवर्नमेंट की ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम चल रही थी जिसमें क्या होता था कि जितना भी आप एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर आपको इंपोर्ट लाइसेंस मिल जाएगा। इंपोर्ट लाइसेंस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी इंपोर्टर इंपोर्ट करना चाहता है तो उसको पहले इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। वो अपनी मर्जी से कितना भी इंपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो बल्क में इंपोर्ट करेगा तो वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल साबित होगा। इसलिए उसको इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है। पर एक्सपोर्ट करने उस टाइम ये पॉलिसी थी कि अगर आप जितना भी एक्सपोर्ट करोगे उसका आपको उतने ही 1:1 में आपको इंपोर्ट लाइसेंस दे दिया जाएगा। तो इंपोर्ट तो दिल्ली वाले ने क्या करा, 36 करोड़ की सेल करी दुबई वाले को, और 36 करोड़ का उसको इंपोर्ट लाइसेंस मिल गया। अब दिल्ली वाले ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट सर्च आउट करे कि वो 36 करोड़ के में इंपोर्ट करके इंडिया में 105 करोड़ में सेल कर सके।
300% मार्कअप पे। तो यहाँ पर उसने स्मार्टली वर्क करके 69 करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर लिया, 105 माइनस 36। और वहां पर उसको जो लॉस कितना हो रहा था फ्राई पैन बिजनेस से, 55 माइनस 36, 19 करोड़ का लॉस हो रहा था, और यहां पर उसने 69 करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो नेट प्रॉफिट तो उसको 50 करोड़ का पड़ गया। अब आप कहेंगे कि भाई मुंबई वाला भी तो उसको सोल्व कर रहा था इतने सालों से, दुबई वाले कस्टमर को, तो वो भी इंपोर्ट लाइसेंस को यूज कर सकता था। पर उसने ऐसा कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि उसका जो बिजनेस का दायरा था वो सीमित था। वो सिर्फ फ्राई पैन के बारे में ही सोच रहा था। वो अगर इंपोर्ट लाइसेंस को यूज करता भी तो भी उसका जो माइंडसेट होता वो यही रहता था कि कैसे मैं अपने जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल उसको कम करूं, इंपोर्ट करके प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करके या किसी और मशीनों को इंपोर्ट करके, ताकि मेरी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम हो और मैं ज़्यादा प्रॉफिट अपने फ्राई पैन बिजनेस से अर्न कर सकूं। जबकि जो दिल्ली वाला मैन्युफैक्चर था उसके पास ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं थी बिजनेस की, क्योंकि वो पहली बार मार्केट में आया था, पहला पहला साल था उसका। तो उसने बड़े ही स्मार्टली ढंग से अपने जो बिजनेस है उसको डाइवर्सिफाई करा, और इनोवेटिव आइडिया का यूज करके उसने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लिया। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जो मुंबई वाला मैन्युफैक्चर था उसके पास कैश क्रंचीज हो गए, वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पा रहा था, वेंडर की वेंडर को पेमेंट नहीं कर पा रहा था, जिससे क्या हुआ, वेंडर्स को और माल सप्लाई नहीं कर रहे थे। तो उसका परचेज प्रोसेस बंद हो गया, प्रोडक्शन प्रोसेस बंद हो गया, जिसकी वजह से उसको मार्केट से जाना पड़ा, उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। So this is called innovation and how you can earn the profit by diversifying your business.